आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Su-30 MKI के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे जो इस फाइटर जेट को लेकर कुछ अफवाहें पब्लिक डोमेन में हैं उनको, और एनालाइज करेंगे कि ये अफवाहें कितनी सही हैं। आमतौर पर हर वीडियो में मैं अपनी तरफ से जो मुझे जानकारी है वो आपके साथ साझा करता हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो को हम लोगों ने थोड़ा अलग किया है। इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोगों ने ट्विटर पर कुछ एक्सपर्ट से बात की थी और इस वीडियो में हम लोग जितनी भी बातें करेंगे वो इन्हीं रेफरेंसेस को लेकर बात करेंगे। आइए समझते हैं पहले Su-30 MKI को लेकर जो क्रिटिसिज्म हुई थी उसका सोर्स क्या है और ये क्रिटिसिज्म है क्या। साल 2015 में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में एक पेपर पब्लिश किया गया था और इस पेपर में Su-30 MKI को व्हाइट एलिफेंट कहा गया था। इस क्रिटिसिज्म को जस्टिफाई करने के लिए इसमें कई बातें कही गई थी। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहली बात कही गई थी कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI अच्छी क्वालिटी के नहीं है, इनकी बिल्ड क्वालिटी खराब है और इसके इंजन्स फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं। और इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कोप इंडिया के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडियन एयरफोर्स जब एक्सरसाइज कर रहे थे तब इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI एक मिनट के गैप में टेक ऑफ कर रहे थे। इस इंसिडेंस को जस्टिफिकेशन के तौर पर प्रेजेंट किया गया है कि Su-30 MKI एक मिनट के गैप में इस वजह से टेक ऑफ कर रहे थे क्योंकि भारतीय सेना को अपने Su-30 MKI को लेकर डर था कि इन फाइटर जेट में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के वजह से डैमेज हो जाएगा। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फोटोग्राफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक कैरियर की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से FA-18 सुपर हॉर्नेट को ऑपरेट करती है और अभी जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इस एक्सरसाइज के दौरान इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से सभी प्रकार के फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को हटाया जा रहा है। और इस चीज का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट का इंजन बिल्ड क्वालिटी में खराब है। ये एक्सरसाइज इस वजह से की जाती है कि बेफिजूल में किसी भी एयरक्राफ्ट के इंजन में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स आके ना लगें। ये किसी का भी केस नहीं है कि Su-30 MKI के इंजन अमेरिकन इंजन से बेहतर हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि Su-30 MKI के इंजन बिल्कुल बेकार हैं। सच इन दोनों के कहीं बीच में है। इस पेपर में जो अगली बात कही गई है वो है इस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस को लेकर। पेपर में कहा गया है कि इस एयरक्राफ्ट में जो इंजन्स लगते हैं उनको कभी कभी रिकैलिब्रेट करने में तकरीबन 1 महीना लगता था। हिस्टोरिकली इंडियन डील्स में लॉजिस्टिक्स का कंपोनेंट नहीं होता था और ये रिपेयर और स्पेयर वाली बातें आमतौर पर HAL के मत्थे मर दी जाती थी और बिना किसी अग्रीमेंट के साथ HAL अपने दम पर इन फाइटर जेट्स को रिपेयर, मेंटेन और ओवरहॉल करता था। साल 2018 में मनोहर पर्रिकर जी ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि Su-30 MKI की अवेलेबिलिटी 50% से भी कम है और आने वाले समय में भारत रशिया के साथ में एक लॉन्ग टर्म स्पेयर अग्रीमेंट करने वाला है जिससे इस फाइटर जेट की अवेलेबिलिटी 70% से भी ज्यादा हो जाएगी। बाद में भारत की तरफ से HAL और रशिया की तरफ से यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के बीच में एक लॉन्ग टर्म स्पेयर अग्रीमेंट हुआ था जिसके बाद इस फाइटर जेट की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इस पेपर में अगली जो क्रिटिसिज्म है वो इस एयरक्राफ्ट के रेडार और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर है। पेपर के अनुसार इस फाइटर जेट का जो रेडार है वो हर 100 घंटे में खराब हो जाता है और उसके बाद इस फाइटर जेट में मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। पेपर में क्लेम किया गया था कि इस फाइटर जेट की जो डिस्प्लेस हैं वो भी ब्लैंक हो जाते हैं। हालांकि इसी पेपर में दूसरी लाइन में लिखा गया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी और इसको एड्रेस कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि जो ऑथर हैं पेपर के वो इसकी कंफर्मेशन नहीं जुटा पाए तो इस वजह से उनका मानना है कि ये प्रॉब्लम आज 6 साल के बाद भी जस की तस बनी हुई है। हालांकि हमारे ट्वीट के आंसर में ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर सर ने इस चीज को क्लियर कर दिया था। हालांकि इसको आप डिटेल में देख सकते हैं वेबसाइट के लिंक पर और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दोनों जगह ऐड कर दूंगा। उसके बाद इस पेपर में जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म थी वो थी इसमें जो इजरायली पॉड यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, एल्टा का ELM-8222। पेपर के अनुसार ये पॉड Su-30 MKI की इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार वार्निंग रिसीवर तरंग से बात नहीं कर सकता था। Su-30 MKI में कई देशों के कंपोनेंट्स हैं जिनमें से कई सारे कंपोनेंट्स पहले लगाए गए थे और कई सारे कंपोनेंट्स जब ये फाइटर जेट भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गया था
उसके बाद लगाए गए हैं। ये चीज आप साजन सर के ट्वीट से समझ सकते हैं। आर्टिकल में उनके ट्वीट का भी लिंक डाला गया है। शुरुआती दौर में जब Su-30 MKI रशिया से लिए गए थे तो इन फाइटर जेट्स के साथ में SAP-14 जैमिंग पॉड्स भी अक्वायर किए गए थे, लेकिन ELM-8222 की कंपैरिजन में ये पॉड्स उतने केपेबल नहीं थे और इस वजह से रेट्रोस्पेक्टिवली Su-30 MKI के साथ में ELM-8222 ऐड किए गए हैं। दो सिस्टम्स का इंटीग्रेशन पहले थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था, लेकिन जब से एवियोनिक्स बॉक्स डिजिटल हो गए हैं तब से ये काफी आसान हो चुका है और अब दो सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। इस चीज की कंफर्मेशन हम लोगों को मिली थी एयर मार्शल नंबियार सर से और उनका भी ट्वीट आप आर्टिकल में देख सकते हैं। ओवरऑल Su-30 MKI के साथ में जो परेशानी है वो है इसके इंजन्स की लाइफ, जो कि आमतौर पर सभी रशियन एयरक्राफ्ट के साथ में होती है। और रही बात अलग अलग देशों के अलग अलग सिस्टम्स का इंटीग्रेशन, तो वो एक मुश्किल काम है, लेकिन आजकल के सभी सिस्टम्स एक ओपन आर्किटेक्चर के साथ आते हैं और इन सिस्टम्स के अंदर इंटरफेस पहले से ही इनबिल्ट होता है। हालांकि कैलिब्रेशन करना पड़ता है और जब इन सभी सिस्टम्स का पूरी तरीके से इंटरफेस कंप्लीट हो जाता है तब जाकर फाइटर जेट को सर्टिफिकेशन मिलता है और उसके बाद इस फाइटर जेट को एक्टिव सर्विस में इंडक्ट किया जाता है। कई बार ये सिस्टम्स पहले ही इंडक्ट हो चुके होते हैं और ये चेंजेस बाद में किए जाते हैं, जैसा कि Su-30 MKI के केस में हुआ था। तो उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन फाइटर जेट्स को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिली हुई होती है और जब ये इंटरफेस और इंटीग्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तब जाकर फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस मिलती है। ये चीज आप समझ सकते हैं ग्रुप कैप्टन MJA विनोद सर के ट्वीट से। आमतौर पर वेपन्स के बारे में जो डिटेल पब्लिक डोमेन में आती है वो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होती है और इस रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन के हिसाब से परसेप्शन बनाना सही नहीं होता। एक विषय के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है उतनी जुटाई जानी चाहिए और इन सब चीजों को ओपन माइंड के साथ में देखना चाहिए। कई बार होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी नहीं होती है और उसके हिसाब से आपने एक धारणा बना ली है, लेकिन जब आपको ज्यादा डिटेल्स मिलती हैं तो आपको उस स्थिति में होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन के बाद अपनी धारणा आप बदल सकें। अल्फा डिफेंस की तरफ से हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएं जिस चीज को लेकर पब्लिक डोमेन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, और यही कारण था इस चैनल को शुरू करने का। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।